दिल थाम कर और आंखें कराकर समूचा हिंदुस्तान इस वक्त सियासत के सबसे बड़े रण का साक्षी बन रहा है। इस कुरुक्षेत्र में एक बार फिर भगवा ब्रिगेड के ध्वजवाहक केसरिया क्रांति की इबारत लिखने में जुट गए हैं। लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा समेत तमाम विरोधी दलों के निशाने पर है युवा जोश से लबरेज लाल टोपीधारी ये नौजवान। अवध से बुंदेलखंड, पश्चिम से पूर्वांचल, अखिलेश ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कम से कम मौजूदा वक्त में तो ऐसा लग रहा है कि पावर सेंटर की पॉलिटिक्स में अखिलेश आ गए हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सियासी मैदान पर लिखी गई पटकथा में नायक के तौर पर नजर आ रहे अखिलेश यादव इस बार मुख्य किरदार में हैं, लेकिन उनकी मजबूत जमीन तैयार करने में कई अदृश्य महारथियों की भूमिका बेहद अहम है। ये पर्दे के पीछे रहकर ही विरोधियों का अभेद्य किला ध्वस्त करने की व्यूह रचना तैयार करने वाले बेजोड़ और बेमिसाल बाजीगर हैं। 2022 के महासंग्राम में सपा के ये 7 सिकंदर सत्ता के चक्रव्यूह को भेदने की कोशिशों में जुट गए हैं। बाईस के महासमर में अखिलेश को लखनऊ दरबार तक पहुंचाने का लक्ष्य साधने के लिए पूरी तरह तैयार हैं समाजवादी विजय रथ के सारथी नरेश उत्तम पटेल। मैं लगातार 4.5 साल से समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। विपक्ष के कर्तव्य को निभाते हुए मैंने उत्तर प्रदेश के किसानों, नौजवानों, गरीबों के बीच में काम किया है। समाजवादी पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को, विचारधारा को और समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार की जनता के लिए जो कार्य किए गए, विकास के कार्य किए गए, उनको जनता के बीच में रखा है। नरेश उत्तम पटेल के सियासी रसूख से हर कोई वाकिफ है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संघर्ष में साथी रहे नरेश उत्तम पटेल गैर यादवों को साधने के लिए अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कुर्मी चेहरा है। आज अखिलेश के लिए नरेश उत्तम की अहमियत क्या है, ये जानने के लिए अतीत के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल 24 अक्टूबर 2016 सपा के लिए वो कयामत की तारीख है जब चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की अदावत सरेआम हो गई और एकजुट समाजवादी कुनबे की दीवारों में महत्वाकांक्षाओं की दरार साफ साफ दिखाई देने लगी। सारी चीज़ें जो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की आगे ले जाना चाहते हैं, उस सब का दारोमदार नीचे उसे पहुंचाने में नरेश उत्तम पटेल की भूमिका है, या उनके साथ जो और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उनके हैं उन सब की भूमिका है। तो मेन तो अखिलेश यादव हैं, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव जो कुछ भी चाहते हैं वो नीचे ले जाने का काम बहुत बड़ी भूमिका नरेश उत्तम पटेल के पास है कि वो उसे डिलीवर करा के नीचे तक पहुंचा पाए। एक तरफ शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव का राजनीतिक कद कम करना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव चाचा शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में राजनीतिक वर्चस्व को खत्म कर देना चाहते थे। पूरी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ था। इस दौरान नरेश उत्तम पटेल अखिलेश यादव के साथ ढाल बनकर खड़े हो गए। तब शिवपाल के मुकाबले अखिलेश को संगठन के बारे में कम अनुभव था। ऐसे में नरेश उत्तम पटेल अखिलेश के साथ पूरी मजबूती से डटे रहे। ये वक्त गुजरा तो अखिलेश का कद बढ़ा और उन्हें सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसके बाद अखिलेश ने नरेश उत्तम पटेल को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये साफ कर दिया कि नए नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी में उनकी कितनी अहम भूमिका है। नरेश उत्तम छात्र राजनीति से आए हैं, संगठन का अनुभव ठीक है,
सरकार में मंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव के विश्वास पात्र, व्यवहार कुशल व्यक्ति माने जाते हैं। हाँ, इसके पहले जैसे अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष रहे, शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष रहे, और एक वक्त जब ये पार्टी प्रदेश की थी तो नेताजी मुलायम सिंह यादव इसके अध्यक्ष रहे, रामशरण दास अध्यक्ष रहे। संभव है कि उस श्रेणी के न हों, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अपनी जात पर पकड़ रखते हैं, चुनावी दृष्टि से संगठन को बेहतर तरीके से चला रहे हैं। नरेश उत्तम की सूझबूझ को इसी बात से समझा जा सकता है कि जिस वक्त ये माना जाने लगा था कि मोदी योगी के विजय रथ को रोकना करीब नामुमकिन है, तब गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने की आहट हुई। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को साधने के लिए अखिलेश यादव के साथ नरेश उत्तम ने नई रणनीति बनाई। अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई बीजेपी में दर्जनों बड़े लीडर हैं और समाजवादी पार्टी में अकेले बड़े लीडर अखिलेश यादव हैं। तो उस हिसाब से अखिलेश यादव जो कुछ भी चाह रहे हैं वो इनके नीचे के लोग ही उसको फैला रहे हैं। एक ही रास्ता है कि ये लोग, अखिलेश यादव सब जगह जा नहीं सकते, तो चाहे वो समाजवादी युवजन सभा हो, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड हो या दूसरे उनके संगठन हो, वो सब लोग बड़ी भूमिका इस रूप में निभाएंगे। गोरखपुर सीट पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे को सपा से टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतारा गया, तो वहीं फूलपुर सीट पर नागेंद्र पटेल को टिकट देकर सबको हैरान कर दिया। उधर बसपा का समर्थन मिला तो नरेश उत्तम ने मायावती के समर्थकों को बूथ तक पहुंचाने के लिए तैयार कर लिया। नतीजा ये रहा कि दोनों ही सीटों पर विजय हासिल कर सपा ने पूरे देश में ये संदेश दे दिया कि सही रणनीति के साथ भाजपा को शिकस्त दी जा सकती है। सबसे बड़ा प्रभाव जाति का होता है, फतेहपुर से आते हैं, कुर्मियों का इलाका है और एक विशेष क्षेत्र जहां इस जाति के लोग आते हैं वहाँ उनका प्रभाव पार्टी के लिए उपयोगी नेता हैं। और एक संदेश भी इससे है कि समाजवादी पार्टी ने परिवार से हटकर किसी को प्रदेश की बागडोर सौंपी। दूसरा संदेश निश्चित रूप से जो कुर्मी मतदाता हैं उनके लिए है और शायद अखिलेश यादव अपने भाषणों में इसीलिए नरेश उत्तम पटेल का जिक्र भी करते हैं। इतिहास गवाह है कि आज जिस तरह अखिलेश के लिए नरेश उत्तम पटेल चाणक्य की भूमिका में हैं, कभी इसी तरह की जिम्मेदारी वो मुलायम सिंह यादव के लिए भी अदा कर चुके हैं। मुलायम सिंह यादव जिन दिनों राजनीतिक उभार के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी दौरान 1980 में नरेश उत्तम उनके संपर्क में आए। मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आने के बाद नरेश उत्तम सक्रिय राजनीति में आ गए। इसके बाद नरेश उत्तम पटेल और मुलायम सिंह यादव का ये साथ गुजरते वक्त के साथ और मजबूत होता गया। संगठन के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ना रहा हो या सरकार में बतौर मंत्री कामकाज संभालना, नरेश उत्तम पटेल को मुलायम सिंह यादव ने हमेशा साथ रखा। मुलायम सिंह यादव की पहली सरकार में नरेश उत्तम पटेल को मंत्री पद दिया गया, तो 1993 में मुलायम सिंह के दूसरे कार्यकाल में नरेश उत्तम को यूपी पिछड़ा आयोग का सदस्य बनाया गया और मंत्री पद दिया गया। चुनावी जंग का रुख बदलने के लिए अखिलेश ने महारथियों की जो पूरी टुकड़ी बनाई है, उसमें अगला नाम है सेनापति जूही सिंह का। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह महिला शक्ति के दम पर इस कहावत को हकीकत में बदलना चाहती हैं। इस सेनापति की महिला सेना बहुत मजबूत है, साइकिल दौड़ रही है, सड़कों पर दौड़ रही है और हम उसको चला भी रहे हैं, चलवा भी रहे हैं। तो
तो महिलाओं का योगदान है। और महिलाएं, मेरी जिम्मेदारी यह है कि समाजवादी पार्टी में महिलाएं केवल एक प्रतीक न रहें, उनकी आवाज़ है, लोकतांत्रिक आवाज़ है, हम उसको उठाते भी हैं, जिसमें आपस में विचार विमर्श भी होता है। असल में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार महिला वोटर विनिंग फैक्टर साबित हो सकती हैं। यही वजह है कि सभी पार्टियों ने महिला मतदाताओं को साधने की कवायद शुरू कर दी है। सपा की महिला सभा ने एक मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम के तहत हर बूथ पर सक्रिय महिला सदस्य बनाने का फैसला लिया गया है। मुलायम सिंह यादव यूपी में जिस MY मतलब मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए सत्ता पर काबिज होते रहे हैं, अखिलेश यादव ने मुलायम के उस समीकरण की परिभाषा को बदल दिया है और नई सपा के MY समीकरण में M का मतलब महिला और Y का मतलब युवा बताया गया है। सपा की नजर पूर्वांचल के महिला वोट बैंक पर है। इन्हें साधने के लिए पार्टी ने महिलाओं की पूरी फौज उतार दी है, जिसका नेतृत्व खुद महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह कर रही हैं। समाजवादी पार्टी महिलाओं को संगठन में, चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में, टिकटों में भी स्थान समुचित देती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। और जब वो वहाँ जाती हैं तो उनके अधिकार की बात भी होती है। किसी और अन्य पार्टी या कोई अन्य व्यक्ति किसका नेतृत्व कर रहा है, क्या टिप्पणी कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो बेहतर जानता है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर 2022 के मिशन को फतेह करने की तैयारी में है और यही वजह है कि पार्टी की कोशिश हर घर तक पहुंचने की है। पूर्वांचल में इस काम की जिम्मेदारी जूही सिंह के कंधों पर है और वो लगातार आजमगढ़ में महिलाओं से जनसंवाद कर रही हैं। हालांकि यूपी की इस जंग को फतेह करना आसान नहीं है। 2017 की चुनावी जंग में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण कार्ड ने कमल खिलाने में जिस तरह की भूमिका निभाई, उसे देखते हुए आज हर सियासी दल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए जातीय गोलबंदी कर रहा है। तो ये ठीक बात है कि चुनौतियां तो हैं और चुनौतियां जब अगर जीवन में नहीं रहती हैं तो काम करने में हमारे जैसे लोगों को तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज हमें लगता है कि ब्राह्मण ही नहीं, सभी वर्ग और जात और धर्म के लोग आज ये सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश में एकमात्र विकल्प है। चुनौतियां आ रही हैं, चुनौतियों का हम लोग डट कर मुकाबला कर रहे हैं और हमें खुशी है कि आज प्रबुद्ध समाज समाजवादी पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। आबादी के लिहाज से सूबे में तकरीबन 13% ब्राह्मण हैं, लेकिन कई सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में हैं और इनकी संख्या 20% से भी ज्यादा है। यही वजह है कि हर पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक पर निगाह गड़ाए हुए है। 2017 के चुनाव की बात करें तो 56 ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव जीते थे, इनमें अकेले 44 भारतीय जनता पार्टी से थे। यही वजह है कि अगले साल होने वाले चुनाव का शंखनाद बसपा सुप्रीमो मायावती के सेनापति सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से ही किया। इसी की काट के तौर पर चुनावी मैदान में तैयार हैं समाजवादी सेना के योद्धा और प्रबुद्ध वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे। आज डबल इंजन की केंद्र की और राज्य की सरकारें फेल हुई हैं और लोग याद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, जिनके कार्यकाल में 9.5 लाख बच्चों को सीधे रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया गया। 19 लाख बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन से जोड़ने के लिए उनको लैपटॉप देने का काम किया गया। अगर आप देखें तो आईटी क्षेत्र में सबसे बड़ा काम आईटी सिटी बना करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, तो 20,000 रुपये कन्या विद्याधन में देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। दिलचस्प है कि मनोज पांडे जिस ऊंचाहार से विधायक हैं, वहां राम मंदिर आंदोलन हो या मोदी लहर, कभी भी कमल नहीं खिला।
बीते विधानसभा चुनाव में योगी के तूफानी उभार में भी इस सीट से मनोज पांडे ने ही जीत दर्ज की। जातीय गोलबंदी का चक्रव्यूह अगड़ों के साथ पिछड़ों को भी साधने का है, लिहाजा इस कवायद में अखिलेश के एक और महारथी हैं। सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप की यूपी में अति पिछड़ी कश्यप बिरादरी में अच्छी खासी पकड़ है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब पिछड़ा वर्ग सपा के साथ में आ गया है, क्योंकि पिछड़े को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दी आरक्षण की, पिछड़ों की, उसको छीना जा रहा है। निजी सरकारी संपत्तियों को निजीकरण किया जा रहा, इससे भी आरक्षण खत्म हो रहा। और पिछड़े और दलितों मिलकर बदलाव लाने का काम करें। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती गैर यादव पिछड़ी जातियों को जोड़ने की है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पिछड़ी जातियों को जोड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में बड़ी संख्या में गैर यादव जाति के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी कर ली है। ये बीजेपी के लोग कहते थे एक जात की सरकार है, तो अब हम पूछना चाहते हैं, जब आपने सभी जातियों का वोट लिया और चेहरा तो बनाया था कि पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाएंगे, मौर्य जी के नाम पे, बघेल जी के नाम पे, पटेल जी के नाम पे, कश्यप निषाद के नाम पे, कितने नाम मुख्यमंत्री बनाए थे, उनके नाम पे वोट लिया। मुख्यमंत्री ऐसे आदमी का चयन किया जिसका नाम ही नहीं था। इस तरह की हर रणनीति को जमीन पर उतारने का दारोमदार राजपाल कश्यप के ही कंधों पर है। सियासी रण क्षेत्र में विजय पताका फहराने के लिए सबसे जरूरी है युवा जोश, और इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं मुलायम यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष अनीस राजा। जिस विश्वास और जिस उम्मीद के साथ हमारे नेता अली जनाब अखिलेश यादव जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उसको हमारी पूरी कोशिश है कि उसको बेहतर से बेहतर करके किसी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करके, और ये जो 2022 में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस हमारे के साथ साथ हमारे पूरे संगठन का हो, उसके लिए हम लोग पूरी ताकत लगा करके संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जबकि इसी तरह के मोर्चे पर तैनात हैं समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष अरविंद गिरी। हम अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं, बूथ पे नौजवानों को मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए बूथ रक्षक, सेक्टर रक्षक हमने बनाने का काम किया। और बूथ हम मजबूत करने के साथ साथ हमारे पार्टी का जो भी कार्यक्रम है, जो भी नीतियां हैं, जैसे ही आती है उसका पूरी तरीके से हम प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, उस पर मजबूती से अपने नौजवानों को लगा करके काम करने का काम करते हैं। और वही नहीं, सोशल मीडिया पे भी हमारी लड़ाई आती है, तो हमारे युवजन सभा का एक एक नौजवान सोशल मीडिया पे प्रचार करने का भी काम करता है, लड़ने का काम करता है। समाजवादी विजय रथ के 7वें सारथी हैं सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी। रणनीति ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अखिलेश के साथ जोड़ने और समाजवाद की धारा से जोड़ने की है। यानी जोश से लबरेज अखिलेश चुनावी आसमान पर जिस पत्थर को उछालकर सुराख करने की फिराक में हैं, उसमें अकेले उनका नहीं बल्कि कई अदृश्य समाजवादी योद्धाओं का दमदार हाथ शामिल है। अब भविष्य में चाहे जो भी हो, मौजूदा वक्त में तो इन सेनापतियों का जबरदस्त दखल दर्ज हो चुका है।